देखिए, इस वीडियो में मैं आपको शुक्राचार्य जी के वो 11 नियम बताऊंगा जिनका पालन किए बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। सबसे पहला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि एक इंसान को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि वो 100 सालों तक जिंदा रहेगा और जितना पैसा भी उसने कमाया है, अगर बेकार में खर्च नहीं करेगा तो यही पैसा बुरे समय में उसी के काम आएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक इंसान को यह चाहिए कि वो अपने पैसे इस तरह से खर्च करे कि आने वाले 25 सालों तक अगर कुछ काम नहीं भी हो तो भी उसका काम चल जाए। अगर इतना नहीं कर सकता तो उसको यह चाहिए कि अपना पैसा इस तरह से खर्च करे कि आने वाले 12.5 सालों तक अगर कुछ काम नहीं भी हो तो भी काम चल जाए। और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो करना ही करना चाहिए कि आने वाले 6.25 सालों तक अगर कुछ काम नहीं भी हो तो भी उसका काम चल जाए। अब इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं, आप एक दो चीजें और भी समझिए। देखिए, होता यह है कि जैसे ही किसी इंसान की नौकरी लगती है या बिजनेस करने से थोड़े बहुत पैसे आना शुरू होते हैं, वैसे ही वो इंसान थोड़े से ज्यादा ही पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। और देखिए, ये इस तरह से होता है। भाई, पहले आप कहीं पर भी चाय पी लेते थे, अब आपको किसी बड़ी जगह पर जाकर कॉफी पीना है। अभी तक आप किसी ठीक ठाक से होटल में जाकर खाना खा लेते थे, अब आपको 5 स्टार होटल में खाना खाना है। अभी तक आप 2 व्हीलर से काम चला रहे थे और अभी भी बढ़िया चलता, पर अब आपको 4 व्हीलर लेना है। अभी तक 12 या 14 हजार के मोबाइल में काम चल रहा था, पर अब आपको 50-60 हजार या 1-1 लाख तक के मोबाइल लेना है। और ये सब कुछ करने में आपको जरा सी भी असुविधा नहीं हो, इसके लिए आपको बड़े आराम से लोन की सुविधा भी मिल जाती है। और लोन की सुविधा मिलने से ये होता है कि आदमी ज्यादा खर्च करता है और केवल ज्यादा ही खर्च नहीं करता, औकात से ज्यादा खर्च करने लगता है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप बैंक के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ये करिए कि बैंक का कोई सा भी एग्जाम दीजिए और उसको निकाल लीजिए। इससे आपको नौकरी भी मिलेगी और 4 पैसे भी मिलेंगे। पर अगर आपने लोन ले लिया तो आप बैंक के लिए काम भी करोगे और बैंक को पैसे भी दोगे। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, अमीर आदमी जो होता है उससे यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होती है कि पैसे को कहां खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। पर गरीब आदमी जो होता है उसे केवल खर्च करने से ही मतलब होता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से गरीब और भी ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अमीरों की तरह पैसे खर्च करना कैसे सीख सकते हैं। और देखिए, इसके लिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इंसान को यह चाहिए कि वो अपने पैसे को एकदम दांतों से पकड़ कर रखे और एक एक पैसे को चबा चबा कर खर्च करे। देखिए, चबा चबा कर खर्च करना यानी बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर ही अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी कहलाती है। अगला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इंसान को यह चाहिए कि वो काम की और ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो उन्हें खरीद ले, पर बेकार की चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिनके बिना काम चलाया जा सकता है उन चीज़ों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करे। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, कॉलेज में मैंने देखा है कि कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50-50 हजार, 60-60 हजार या 1-1 लाख रुपए तक के मोबाइल लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, पर जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप इस मोबाइल का क्या इस्तेमाल करते हो, तो जवाब यही मिलता है, कुछ नहीं सर, बस वही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मूवीज, चैटिंग, फोटो वगैरह खींचना और गेम्स। सवाल उठता है कि ये सारे काम तो एक 10,000 या 15,000 के मोबाइल पर भी किए जा सकते थे, उसके लिए 50,000 या 1 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। अब देखिए, सवाल जब मैं पूछता हूं तो इसके आम तौर पर 3 जवाब आते हैं। पहला है स्टाइल मारने के लिए, दूसरा है इंप्रेशन जमाने के लिए, और तीसरा और एक क्लासिकल रिप्लाई है, साहब शौक बड़ी चीज होती है। जिसका एक क्लासिकल रिप्लाई भी है
जो मैं कभी भी नहीं बोलता, बेटे, शौक हमेशा अपने कमाए हुए पैसों से पूरे किए जाते हैं। कहने का मतलब बस केवल इतना है कि इतना महंगा मोबाइल आपको केवल एक कंडीशन पर ही लेना चाहिए, और वो ये है कि आपका काम इस तरह का है जो बिना इसी मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन के पानी की तरह नहीं चल सकता। दूसरी कोई वजह हो नहीं सकती, होना भी नहीं चाहिए। अगला श्लोक, और देखिए इसमें बजट के बारे में बात की गई है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अपनी आमदनी के हिसाब से अलग अलग कामों के लिए समय सीमा को निर्धारित करके इस बात का आकलन करना चाहिए कि आप अधिकतम कितना खर्चा उठा सकते हैं, और आपातकाल के अलावा यानी इमरजेंसी के अलावा उसमें बाल बराबर का भी फर्क नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना ही बचा बचा कर चलना है और इतना घुट घुट कर ही जीना है, तो पैसे कमाने का फिर मतलब ही क्या हुआ? अगर इसी तरह से चलें तो आधी से ज़्यादा जिंदगी पैसे कमाने में और बाकी की बची खुची जिंदगी पैसे बचाने में ही खत्म हो जाएगी। और यहां से सबसे पहले श्लोक का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। देखिए साहब, अगर एक मिडिल क्लास और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात की जाए तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर महीने कम से कम 25,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं एक बंदा है जिसकी उम्र 40 साल है और वो अगले 60 सालों तक और जिंदा रहेगा। गणित के हिसाब से आज की तारीख में इस इंसान के पास कम से कम 1,80,00,000 रुपए की व्यवस्था होना ही होना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि ये 25,000 रुपए की गिनती जो मैंने बोली है, ये उतना पैसा है जितने में आप ऐश तो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको किसी भी चीज के लिए मन मारना पड़ेगा। यानी आपका काम जैसे चलता है वैसे ही हमेशा चलता रहेगा। सवाल उठता है कि क्या समय के साथ साथ खर्चे और भी नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, और इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चाहे कोई सा भी परिवार हो, सबसे ज्यादा खर्चा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही होता है, जो कि आपको केवल तभी तक करना होता है जब तक कि बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। अब देखिए, यहां पर एक सवाल और उठता है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के बाद अगर उनकी नौकरी नहीं लगी तब क्या करेंगे? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, पर फिर भी वही लोग कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक आप अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं दोगे तब तक उनमें जिम्मेदारी की भावना नहीं आएगी। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हुआ ये कि जब मैं 11th क्लास में था तब मेरे फादर साहब ने मुझसे कहा कि भाई, तुम जो भी कोचिंग करना चाहते हो वो कर लेना, पीईटी का पेपर निकाल लो, मैं तुम्हारी बीई करवा दूंगा। उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, पढ़ाई भी करी, पर मैं पीईटी नहीं निकाल पाया। जब मैंने इच्छा जताई कि मैं बीई करना चाहता हूँ तो फादर साहब ने ये कहा कि जब तुम एंट्रेंस ही नहीं निकाल पा रहे हो तो कोर्स कैसे कर पाओगे। बात एकदम सही थी और इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके बाद जब मैं पहले दिन कॉलेज जा रहा था तब फादर साहब ने बुलाकर कहा कि देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का खर्चा मैं उठा लूँगा, उसके बाद तुम्हें घर के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं अगली बात बोलूं, मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं, और अगर मैं केवल एक टाइम खाना नहीं खाऊं तो मैं अपने माँ बाप से जो चाहूं वो मनवा सकता हूं। पर ये एक बात जो मेरे फादर साहब ने मुझसे बोली, इसी की वजह से पूरी की पूरी ग्रेजुएशन के दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहा, और जिस दिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन का आखिरी पेपर दिया उसके 7वें दिन मैं नौकरी में था, और बहुत ही अच्छी नौकरी में था। फादर साहब अब नहीं रहे, पर आज की तारीख में मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस दिन उन्होंने मुझसे ये कहा होता कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तो फिर मुझ में जिम्मेदारी की भावना नहीं आई होती। एक चीज़ चलिए और भी बोल देता हूँ। देखिए, वो बंदा जो ड्रिवन होता है तो मोहब्बत, मोटिवेशन, पैशन, कंसंट्रेशन और मास्टरबेशन, ये पांचों की पांचों चीज़ें उस बंदे के सामने अपनी अपनी औकात में रहती हैं। वापस 1,80,00,000 पर आ जाइए। मान लेते हैं आपके पास इतने पैसे हैं और आपने इतने पैसे बैंक में डाल दिए हैं और बैंक आपको 2.5% दे रहा है।
और 2.5% के हिसाब से ये होता है 37,500 रुपये पर मंथ, यानी 25,000 से 12,500 रुपये ज़्यादा। यानी ये बंदा जो है, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ये रोजी रोटी की जद्दोजहद से बाहर निकल चुका है, ये एक अमीर आदमी है। और ये 12,500 रुपये जो हैं, जो इस इंसान को हर महीने मिल रहे हैं, इस इंसान को ये चाहिए कि वो इस पैसे का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे करे। अब सवाल ये उठता है कि आप तो पूरे के पूरे पैसे बैंक में डालने के लिए कह रहे हो और परसेंट भी 2.5% बता रहे हो। अगर इतने पैसे मैं इन्वेस्टमेंट में डालूं तो मेरे पैसे दिन दूने और रात चौगने बढ़ते चले जाएंगे। भाई साहब, अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप हर महीने 12,500 रुपये से खेलिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्योंकि आप कम अमाउंट लगा रहे हो, आप हेजिंग सीख लोगे। और इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपको फायदा होगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और अगर आपके पूरे के पूरे पैसे डूब भी गए तो भी आपके ब्लड प्रेशर पर आंच भी नहीं आएगी। देखिए, कहने का मतलब बस केवल इतना है कि जब तक आपकी उम्र के हिसाब से आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो जाता, तब तक आप जो भी काम करते हैं आप उसको करते रहिए, और जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं आप उसे मूलधन में जोड़ते रहिए। और जिस दिन आपके पास आपकी उम्र के हिसाब से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाएगा, तब आप इच्छाधारी बन जाओगे। इच्छाधारी से क्या मतलब हुआ? इच्छाधारी से मतलब यह हुआ कि चाहो तो फैमिली के साथ टाइम लगाओ, चाहो तो नई नई हॉबीज में अपना हाथ आजमाओ, चाहो तो इन्वेस्टमेंट में घुस जाओ, और चाहो तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अब चलिए 1-2 चीजें और भी बता देता हूं। देखिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूं, मैंने 25,000 रुपये बोला, पर आप ज्यादा के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि गोल्स जो होते हैं ये वही अचीव हो पाते हैं जो स्मार्ट होते हैं। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, अगर आप अगले 10 सालों में एलॉन मस्क साहब जैसे अरबपति बनना चाहते हो तो देखिए, ये चीज तो बिल्कुल अचीवेबल है, पर यह हो सके इसके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कम से कम एलॉन मस्क साहब जैसी काबिलियत होना ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कम से कम बिना इतने के आप शुरुआत भी नहीं कर पाओगे। पर अगर इस वक्त आप में एलॉन मस्क साहब जितनी काबिलियत नहीं है, तो आप सबसे पहले अपनी काबिलियत को समझिए और अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने गोल्स सेट कीजिए। और इसीलिए आप सबसे पहले अपनी एज के हिसाब से एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करिए, और उसके हिसाब से अपना बजट बनाकर और उसको निभाकर चलिए। और सबसे पहले 6.25 साल का टारगेट रखिए, वो हो जाए तो 12.5 साल का टारगेट रखिए, और जब वो भी हो जाए तो 25 साल का टारगेट रखिए, और जब वो भी अचीव हो जाए तो जितनी आपकी एज है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए और उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए एक चीज मेरी तरफ से भी सुन लीजिए। जैसा कि शुक्राचार्य जी ने कहा है कि आपातकाल के अलावा बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसा नहीं हो इसके लिए आप केवल इतना कर लीजिए कि परिवार के सभी लोगों का मेडिक्लेम लेकर रखिए, और इस बात की कोशिश रखिए कि चाहे कितना भी छोटा हो, घर हमेशा खुद का ही होना चाहिए। आखिरी चीज, देखिए, ये श्लोक जो है ये हजारों साल पहले कहा गया था, पर यह श्लोक आज भी कितना पानी रखता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2020 था। अब अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक सवाल आपके दिल में जरूर आया होगा कि यह और मालूम चल जाता कि शुक्राचार्य जी ने पैसे कमाने के तरीकों के बारे में क्या बताया हुआ है। और देखिए, ये चीज मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।